बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तस्नीम अहमद सिद्दीकी अपना प्रोग्राम मानो या ना मानो आज बड़े दुख और रंज के साथ शुरू कर रहा हूँ। आज सुबह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जहाज़ जो कि लाहौर से मुसाफिर लेकर कराची एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, जिसके उतरने में 1 से 1.5 मिनट बाकी रह गया था, वो चंद फ़नी खराबियों की वजह से हादसे का शिकार हो गया और जहाज़ में सवार तकरीबन तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो गए या शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग थे जो कि कोरोना की वजह से लाहौर में फंसे हुए थे और ये लोग वापस अपने घरों को जा रहे थे। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बहरहाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एयर मार्शल साहब टीवी पे आए और उन्होंने ऐलान किया कि इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और आवाम को इस हादसे के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाएगी कि ये हादसा कैसे हुआ और ये इस हादसे की वजूहत क्या थी। मैं रिटायर्ड एयर मार्शल साहब के अल्फाज का एहतराम करता हूँ। उन्होंने वादा किया और मुझे उम्मीद भी इसलिए है कि इंशाल्लाह ये रिपोर्ट भी आएगी, क्योंकि मौजूदा दौर में जब रिपोर्ट का कहा जाता है तो वो रिपोर्ट आती ज़रूर है, कतई नज़र उसके कि उसमें क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही था और क्या गलत था, उसमें हक़ाइक़ को छुपाया नहीं जाता और वो रिपोर्ट लाजमी पब्लिक के सामने आती है। ये और बात है कि अपोजिशन और मुखालफिन हर रिपोर्ट में कोई ना कोई मीन मेख निकालते हैं, लेकिन एक नई रीत चली है कि रिपोर्ट आएगी। तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि एयर मार्शल साहब ने जो कहा है कि तहकीकात आज़ादाना तहकीकात होगी और मुफस्सिल रिपोर्ट आवाम के सामने लाई जाएगी। हमें उन्हें मुकम्मल टाइम देना चाहिए और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक मुफस्सिल और जामी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। वक़्त का तयन ना तो एयर मार्शल साहब ने किया है और ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट मुरतब करते हुए कई दिनों का, कई हफ्तों का वक्त लग जाता है। तो हमें उस वक्त तक के लिए इंतज़ार करना चाहिए। मुखालफत बराए मुखालफत में हमें तरह तरह के ख़यालात का इजहार नहीं करना चाहिए। ये बात को गलत और पेचीदा बनाने का बाइस बनते हैं। अब मैं आ जाता हूँ शुगर की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसका कि जब 4 हफ्ते की मुद्दत मांगी गई तो अपोजिशन ने ये कहा कि ये रिपोर्ट नहीं आएगी। इस रिपोर्ट के ना आने की वजह ये है कि इसमें हकूमती लोगों के नाम आ रहे हैं और हुकूमत ये किस तरह करे कि ये रिपोर्ट शाये कर दे। लेकिन रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में हुकूमत के हामियों के नाम भी आए, हुकूमत की पार्टी के वर्कर्स के भी नाम आए और हर उस शख्स का नाम आया जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस बेईमानी में जुड़ा हुआ पाया गया। अभी रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, मैं भी उसमें से 2-2, 4-4 चीज़ें उठा के आपके सामने आ सकता था। मैं भी हीरो बन सकता था कि मैं आपको उस रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 17 पर ये लिखा और सफ़ा नंबर 17 से चलता कि सफ़ा नंबर 47 पे ये लिखा और 47 से चलता कि सफ़ा नंबर 312 पे ये लिखा। ये रिपोर्ट पढ़ने का तरीका नहीं होता। आपको रिपोर्ट को एक तसलसल देना होता है, उस तसलसल के साथ आप चलते हैं। आप जो रिपोर्ट बनती है उसे उस तसलसल से पढ़ें और चलाएं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि आप रिपोर्ट के वो सफ़े पढ़ते हैं, आप रिपोर्ट पे वो फ़िल्टर लगाते हैं जहाँ पे कि आपको ये पता चल जाए कि हकूमती अरकान या आपका मुखालिफ
اس کا نام اس صفحے پہ ہے اور اس کے بارے میں یہ نیگیٹو ریمارک لکھا ہے، چاہے اسی طرح کے نیگیٹو ریمارک 8-10 دوسرے آدمیوں کے بارے میں لکھے ہوں، لیکن آپ اس آدمی کا نام لے کے کہیں گے کہ جناب حکومت ملوث ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک مایا ناز صحافی ہیں سلیم صافی صاحب، انہوں نے اپنا مضمون ایسے فوری طور پہ لکھا، ویسے تو جنگ میں لکھتے ہیں اور جنگ والے تو صرف ایک مقصد کے لیے رہ گئے ہیں کہ وہ عمران نامہ لکھیں۔ اب جنگ اخبار کا نام میرا خیال انہیں کچھ عرصے کے لیے بدل کے برائی نامہ عمران کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں عمران کے بارے میں وہ کچھ لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن عمران کی حکومت کی برائیوں کے وہ جتنے صفحات بھر سکتی ہیں وہ بھرتی ہیں، کہیں کچھ ہو وہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے عمران سے جوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال سلیم صافی صاحب نے مضمون لکھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں سلیم صافی صاحب کے مضمون کو ذرا پڑھ تو لوں۔ سلیم صافی صاحب جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور سلیم صافی صاحب کی بغض عمران میں تحریروں میں اتنا فرق آتا جا رہا ہے کہ ان کا صحافتی قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ صحافتی قد چھوٹا ہونے کی وجہ نہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بغض عمران میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیں کیا لکھتے ہیں سلیم صافی صاحب، لکھتے ہیں شوگر مافیا پس چے باید کرد، یہ انہوں نے لکھا۔ پھر لکھتے ہیں ابتدائیہ ان کا ہے، ویسے تو شوگر انکوائری کمیشن کے 19 نکاتی TOR صرف رواں سال کے چینی بحران سے متعلق تھے، لیکن اپنے ساتھ اپوزیشن کو شریک جرم بنانے کے لیے یہ اچھا ہوا کہ کمیشن نے حکومت کے ایما پہ سابقہ عہدیدار کا بھی احاطہ کر لیا۔ یعنی سلیم صافی صاحب کے بقول یہ صرف ہونا چاہیے تھا جس دن سے عمران خان آیا اور آج تک، باقی تمام کرپشن پہ مٹی پاؤ۔ سلیم صافی صاحب کو اس پہ اعتراض ہے کہ اگر یہ ہوتا تو سلیم صافی صاحب کالر سیدھے کر کے یہ کہتے کہ جناب دیکھا میں نے کہا تھا عمران کی حکومت بددیانت ہے، یہ دیکھیں یہ ہے۔ لیکن 2013-14، 2014-15، 2016-17، 2018-19 یہ جب شامل ہو گئے تو وہ لوگ جو کہ حکومتوں میں تھے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، اگرچہ مسلم لیگ قاف الائی ہے عمران خان کے، لیکن پیسے یہ پچھلے دور میں بھی کماتے رہے۔ یہ سیاست کے اس اصول کے تحت ہے کہ پارٹیاں مختلف، مفادات ایک۔ کوئی بھی آدمی جو بھی سیاست میں ہے، یہ اس کا اصول ہے کہ پارٹیاں مختلف، مفادات ایک۔ مفادات کوئی بھی دوسرے کے ہڑپ نہیں کرتا۔ جناب شہباز شریف صاحب الیکشن میں نعرے لگاتے تھے، او زرداری، میں نے اگر تمہیں لاہور میں، کراچی میں، لاڑکانہ میں نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ لیکن مفادات مختلف نہیں ہوئے، مفادات ایک ہیں۔ چینی کے شوگر بحران میں زرداری صاحب نے بھی پیسے کمائے اور شہباز شریف صاحب نے بھی پیسے کمائے، اومنی گروپ نے بھی پیسے کمائے اور العربیہ مل نے بھی پیسے کمائے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کے لیے اسے پیسے نہیں دیے، اسے پیسے دیے، اور یہی زرداری صاحب ہیں جن سے بعد میں شہباز شریف صاحب نے پبلک میں معافی مانگ لی کہ وہ تو میرا ایک سیاسی نعرہ تھا۔ چلیں شہباز شریف صاحب آپ تو زندہ ہیں، آپ ایسے اور پتہ نہیں کتنے نعرے ماریں گے اگر آپ سیاست میں رہ گئے۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ اس رپورٹ سے اس رائے پر بھی مہر ثبت ہو گئی، میں رپورٹ کے کچھ حصے پڑھ رہا ہوں یا پوری رپورٹ نہیں پڑھ رہا ہوں،
इस रिपोर्ट से इस राय पर भी मोहर सबत हो गई कि चीनी के मीठे हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन इस मामले में सबकत पीटीआई को हासिल है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो बहती गंगा में हाथ धोती रही, लेकिन इस वक्त इस माफिया के ज़्यादा अफराद जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, हुमायूं अख्तर वगैरह सभी पीटीआई में हैं। जी बिल्कुल ये पीटीआई में है, लेकिन जो ओमनी ग्रुप है वो पीटीआई में नहीं है। ओमनी ग्रुप में कितने मिले हैं ये भी आप ज़रा देख लीजिए। नून लीग वो पीटीआई में नहीं है। मियां लतीफ़ वो पीटीआई में नहीं है। मोना सिलाई वो पीटीआई में हैं, लेकिन वो पीटीआई में नहीं है। वो हर दौर में होते हैं। वो नायब वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के दौर में भी बन के राज़ी रहते हैं, चाहे वो एक दस्तखत ना कर सकें, और वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहते हैं। वो मुस्लिम लीग नून से भी पींगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो इमरान खान के साथ भी होते हैं। बहरहाल इसके बाद ये जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, अल अरेबिया शुगर मिल, हमजा शुगर मिल, रमज़ान शुगर मिल, ये किस खाते में आएंगे? इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं भाई, ये मुल्क से बेईमानी हो रही है, हम इस बेईमानी का हिस्सा नहीं बन सकते। हमने कसम खाई है कि मुल्क को ईमानदारी से चलाना है। अगर ये ईमानदारी से चलाने वाले लोग थे तो फिर ये मुल्क से क्यों भागे हुए हैं? शहबाज शरीफ साहब क्यों भागना चाहते हैं? हमजा शहबाज क्यों भागना चाहता है? उनका भाई क्यों भागा हुआ है? ज़रा ये भी तो पता चल कर लिया जाए। सलीम साफ़ी साहब, कभी इस पे भी आप तफसील से लिखिएगा। अगर आपको मुस्लिम लीग नून वाले एक फ्रेंडली इंटरव्यू करने की इजाज़त दे दें कि इनके बारे में लिखो। अच्छा, फिर ये लिखते हैं, ये भी पता चला ये भी पता चला कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी शुगर माफिया को कौम को लूटता रहा, लेकिन जिस रफ्तार और जिस मिकदार में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर माफिया को नवाजा या कौम को लूटा गया, इसकी मिसाल माजी की हुकूमतों में नहीं। एक्सक्यूज मी सलीम साफ़ी साहब, 22 अरब रुपए सब्सिडी दी गई नवाज शरीफ के दौर में शाहिद खाकान अब्बासी ने। 22 अरब रुपए मुस्लिम लीग ने पीटीआई ने सब्सिडी दी 5 अरब। तो किसने ज़्यादा लूटा? कौन लूटने वाला ज़्यादा था? ज़रा आप ये तो बता दीजिए। सिर्फ अल्फाज लिख लेने से ये बात नहीं होती। अल्फाज लिखने के साथ साथ अल्फाज में हिंसे भी होते हैं, हिंसे भी डाले जाते हैं। सिर्फ कलम चलाना माहिर आदमी का काम नहीं होता। कलम चलाने के लिए तो अगर आप स्याही भर के एक छोटे बच्चे को कागज़ और स्याही पेन दे दें तो वो पूरा दिन बैठा लाइनें मारता रहेगा, लेकिन वो लिखाई नहीं होगी। वो वक्त का ज़िया होगा, वो कौम का ज़िया होगा, वो पैसे का ज़िया होगा। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं, अब तमाशा ये है, मैं फिर बता दूं, सलीम साफ़ी साहब का ही मज़मून मेरे सामने है। अब तमाशा ये है कि फ़ायदा उठाने वालों का तो जिक्र हो रहा, लेकिन फ़ायदा देने वालों को हीरो बनाया जा रहा। हालांकि इस रिपोर्ट में फ़ायदा दिलाने वालों को भी वाशगाफ अल्फाज में जिक्र है। इस रिपोर्ट के सफ़ा 29 पर असद उमर साहब के बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने चीनी की बरामद के फैसले की तौजीह पेश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट में इस मंतक को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जी हाँ, बकौल सलीम साफ़ी साहब के इन्होंने तौजीह पेश की और ये बताया कि असद उमर साहब ने जो तौजीह पेश की वो तौजीह उन्होंने सफ़ा 29 पर पेश की। उनका बयान बड़ा भोंडा था। वो जो बताना चाह रहे थे वो बिल्कुल गलत बता रहे थे, जिसकी वजह से
इंक्वायरी कमीशन उनसे मुतासिर ना हुआ और उसने रिपोर्ट में लिख दिया नॉट कन्विंस्ड। तो नॉट कन्विंस्ड का मैं आपको जवाब दे दूं, सफ़ा 29 पे, अगर मेरा कंप्यूटर सफ़ा 29 पे नॉट कन्विंस का मैं आपको जवाब दे देता हूं। जो कहा गया है कि सफ़ा 29 पर जिसका के हवाला दिया है, तो सलीम साफ़ी साहब सफ़ा 29 जिसकी के आप बात कर रहे हैं, तो उसका मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, ये फिर चला गया ज़रा कंप्यूटर मेरा, सॉरी, थोड़ा सा स्लो है, तो मैं इसके लिए आपसे माज़रत चाहूँगा, लेकिन मैं ये आपको दिखाऊंगा। जी, ये आ गया। सफ़ा 29 का जो हेडिंग है वो है रियल हिडन मार्जिन ऑफ मिल्स। जी, हेडिंग है सफ़ा 29 का रियल हिडन मार्जिन ऑफ मिल, और ये है सफ़ा 29। ये सफ़ा 29 मैंने आपके सामने कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनाब आप ये देख लें कि सफ़ा 29 क्या है। सफ़ा 29 पे जो कुछ पेश किया गया वो था रियल हिडन चार्जेस। उसमें उन्होंने JW शुगर मिल्स को डिस्कस किया, उसकी रिपोर्ट को डिस्कस किया, द मार्जिन एंड द विंडफॉल रियलाइज बिटवीन द राइजिंग एक्स मिल्क प्राइसेस। ये किसी के स्टेटमेंट के बारे में सवाल नहीं किया जा रहा, ये वो लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो लिखते हैं इन 2017-18 द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट कमीशन कैलकुलेटेड वाज 35.14 पैसा एंड द एक्स मिल्क प्राइस commanded by the JW sugar mill yielded an average of 18% during this। इसमें तो असद उमर का नाम किसी जगह भी नहीं है पूरी सफ़े पे, जिसका के हवाला मेरे भाई सलीम साफ़ी साहब बड़े फ़ख्र से दे रहे थे। दरअसल सफ़ात का हवाला देने का मकसद ये होता है, जब आप झूठ बोलते हैं और आप सफ़ात का हवाला देते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं कि आपने रिपोर्ट बड़ी थॉरोली पढ़ी है। थॉरोली पढ़ी है। होता ये था, जब हम भी पढ़ते थे, जब हम मास्टर्स करते थे, तो हम ये कहते थे 19 दिसंबर 1916 के अखबार में रोज़नामा फला में ये खबर आई थी। अब 1916 का रोज़नामा मुमतहिन साहब कहाँ से लाएंगे? तो जो अच्छे मुमतहिन होते थे, जो अच्छे एग्जामिनर्स होते थे, वो उस पर नंबर काटते नहीं थे, लेकिन वो उसके नंबर देते भी नहीं थे, और वो क्लास में कहते थे कि जो तुम जाली इंप्रेशन डालते हो ये ना डाला करो, टू द पॉइंट आया करो। तो सलीम साफ़ी साहब, आपको टू द पॉइंट आना चाहिए था। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि जी सफ़ा 29 पर ये लिखा है। सफ़ा 29 पे कुछ भी नहीं लिखा। आगे चलते हैं सलीम साफ़ी साहब, आपके भी 2-3 पॉइंट रह गए माजरत के साथ। आप अपना कद छोटा कर रहे हैं, सहाफ़ती कद छोटा कर रहे हैं, तो मैं मददगार साबित हो रहा हूँ कि मैं आपका सहाफ़ती कद छोटा कर दूँ, क्योंकि आप अपने आप को बड़ा पाए का सहाफ़ी समझते हैं। आपको एक फोरम मिला हुआ है जंग का कि आप जो चाहे जितना चाहे लिखें, जंग आपका कालम छाप देगा, वरना आप इस काबिल नहीं हैं कि आपका कालम किसी भी अखबार में छपे। बहरहाल, इसके बाद आप लिखते हैं इस रिपोर्ट का अगर खुलासा बयान किया जाए तो वो ये है कि असद उमर, रज़ाक दाऊद वगैरह ने ऐसे आलम में चीनी की बरामद की इजाज़त दी कि इसके लिए कन्विंसिंग दलाइल मौजूद ना थे। उस्मान बज़दार ने ऐसे अंदाज में सब्सिडी दी थी कि इसका कोई जवाज़ ना था, जबकि 2 हुकूमती इदारों यानी शुगर एडवाइजरी बोर्ड और मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, जिसकी वजह से शुगर माफिया को लूट मार का मौका मिला। आप तो अपने सवाल का खुद ही जवाब दे गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड और मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, भाई जब इन लोगों ने अपना
किरदार अदा नहीं किया तो जिन लोगों ने इनसे रिपोर्टें लेनी है वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। सियासतदान सियासतदान होता है, ब्यूरोक्रेट नहीं होता। आप जितना पढ़ा लिखा नहीं होता, आप जितना अनापरस्त नहीं होता, और आप जितना बुग़्ज़ रखने वाला नहीं होता। सियासतदान सिर्फ सियासतदान होता है। उसके पास जो समरियाँ आती हैं वो उन समरियों के मुताबिक चलता है। अब इस रिपोर्ट में जो चीज़ें गलत साबित हो रही हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह तहक़ीक़ात होगी। आप तो कमीशन के बनने कई उसमें नहीं थे कि कमीशन बनेगा। फिर उसने पहली रिपोर्ट दी तो आप उस रिपोर्ट को नहीं मान रहे थे कि ये पहली रिपोर्ट आएगी। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात हुई तो आप नहीं माने, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। अब यह है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो आप उसे नहीं मान रहे। सलीम साफ़ी साहब, आप ये मान जाएं कि आप सलीम साफ़ी हैं और आप सहाफ़ती कद खोते जा रहे हैं। अच्छा, अब आए असल मौजू की तरफ। सलीम साफ़ी साहब आए हैं और वो मौजू है इनका बुग़्ज़ इमरान। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म सिर्फ शुगर मिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे या इनको इस लूट मार का मौका फ़राहम करने वालों के ख़िलाफ़ भी। और अगर सिर्फ फ़ायदा उठाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है और फ़ायदा दिलाने वालों को कुछ नहीं कहा जाता तो ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी नहीं होगा। इंसाफ का तकाज़ा तो ये है पहली फुर्सत में तमाम मिल मालकान से ये लूटी रकम वापस लेकर काश्तकारों में तकसीम की जाए जिससे गन्ना ख़रीदा गया। सलीम साफ़ी साहब, बातें तो आप बहुत अच्छी करती हैं और आप शराइत भी, आप तजावीज़ भी बहुत अच्छी देती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो तजावीज़ आप उस वक्त देते हैं जब आप बाहर बैठे होते हैं। आपने मीर शकील को ये तजवीज़ क्यों ना दी कि अब जब तुम्हारे पे 54 प्लाटों का मुकदमा बन गया है तो पहले तुम 54 प्लाट वापस कर दो, बाद में केस लड़ो और अगर केस जीत जाती हो तो वो 54 प्लाट तुम्हारे हुए। आपने ये फैसला नहीं तजवीज़ दी। मीर शकील के लिए एक और साहब डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब हैं। उन्होंने मीर शकील नामा अपने लिए बुक किया हुआ है। वो हर चौथे पाँचवें दिन मीर शकील के लिए एक कॉलम लिख देती हैं। एक कॉलम लिखने का वो कितना लेते हैं मुझे ये नहीं पता। हामिद मीर साहब कहते हैं वो मेरे सहाफ़त के उस्ताद हैं। तो भाई मेरे माज़रत के साथ, जो आदमी जैसी सहाफ़त हामिद मीर कर रहे हैं तो उससे तो यही देखना पड़ेगा कि जैसा सहाफ़ी वैसा उस्ताद। मैं मुजाहिद मंसूरी साहब को नहीं जानता और मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी से मुजाहिद मंसूरी साहब ने कलम पकड़ा हुआ है और मीर शकील के लिए लिख रहे हैं, काश ये अपना कलम दूसरे टॉपिक्स पे भी लिखें। ये सहाफ़त मीर शकील के लिए नहीं कर रहे, ये सहाफ़त पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। या ये सिर्फ अपना नाम, अपने मजमून का नाम शकील नामा रख लें, शकीला नहीं शकील नामा रख लें। अच्छा, अब आखिर में छोटे छोटे से दो हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, मुझे अफसोस है, लेकिन सलीम साफ़ी साहब ऐसी बातें करती हैं कि फिर वो थोड़ा सा तो काम कर जाती है वीडियो। उम्मीद है आप मुझे जो है ना बुरा भला ज़रूर कहेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी देख ज़रूर लीजिए। अगर मुकम्मल इंसाफ करना है तो जिस तरह रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले हर शुगर मिल मालिक के ख़िलाफ़ और इन क़वानीन के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया जाए जो कमीशन ने तजवीज़ की है, अच्छी तजवीज़ है और होगा भी यही। आपकी तजवीज़ सलीम साफ़ी साहब बहुत अच्छी है कि जिन्होंने हाथ धोए हैं, जिन्ना खादी गाजरा उन्होंने दे डेढ़ पीड़, जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए हैं उन सब के हाथ काट दिए जाए
उन सब से पैसा वसूल किया जाए और उन्हें एक निशाना बनाया जाए कि वो बाजार से गुजरे या मार्केट से गुजरे या माल से गुजरे तो लोग उंगली उठा के कहे वो जा रहा है चीनी चोर, वो जा रहा है चीनी चोर। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। आखिर में आप लिखते हैं, लेकिन पूरा इंसाफ तब होगा जब इनको लूट मार का मौका फराहम करने वाले वज़रा और सरकारी इदारों के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर सेलेक्टिव कार्रवाई की गई तो ये सिर्फ जुल्म अजीम होगा, बल्कि आगे जाकर इसका अंजाम भी निहायत भयानक होगा। आपकी ये तजवीज़ भी बहुत अच्छी है। इंसाफ हर एक के साथ होना चाहिए। इंसाफ करने के लिए किसी को ना बख्शा जाए, हर एक के साथ इंसाफ हो और पूरा इंसाफ हो, सेलेक्टिव इंसाफ ना हो, मेरे आदमी को छोड़ दो तेरे आदमी को पकड़ लो ना हो। इंसाफ हो तो फिर सबके साथ हो, और जब सबके साथ इंसाफ होगा तो फिर ही इंसाफ बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है, इमरान खान को सबके साथ इंसाफ करने में कोई आर महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान की अपनी कोई शुगर मिल नहीं है, इमरान का अपना कोई बिजनेस नहीं है, इमरान अपना कोई एजेंडा कारोबार करने के लिए नहीं लेके आया था। लिहाजा उम्मीद है कि इमरान एक अच्छा सालिस या एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित होगा। और जहाँ तक सजाएं देने का ताल्लुक है, तो जिन जिन महकमों का काम बनता सजाएं देना, ज़ाहिर सजाएं उन्हें देनी है, इमरान ने सजाएं नहीं देनी। ये उन लोगों का काम बनता है कि वो केसेस को जल्द अज जल्द निपटाएं। वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख और फिर तारीख। एक वकील आएगा वहाँ पे 5 करोड़ का, दूसरा आएगा 7 करोड़ का। एक वकील के साथ 11 उसके एसोसिएट होंगे और दूसरी तरफ सरकारी वकील होगा बगल में किताबें जम उठाए हुए, और उसकी तनख्वाह होगी 1,25,000 या 1,30,000। तो ये मुकाबला पैसे का भी होगा, ये मुकाबला काबिलियत का भी होगा, और ये मुकाबला जजेस की ईमानदारी का भी होगा। इस मुकाबले में ये देखना पड़ेगा कि जस्टिस फायज़ ईसा जैसे जजेस कितने हैं जो फैसला किसी के हक में करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तारीखें किस अंदाज से देगी और केसेस को किस अंदाज से लटकाएगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे कहने में कोई यार महसूस नहीं कि इंसाफ तो होगा और इंसाफ करना भी पड़ेगा। हमें डूबती किश्ती को कहीं से तो पकड़ के बचाना होगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका हर एक ज़र्रा हमें जान से प्यारा है। ये मुल्क हमारा है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।